नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये सदाबहार प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला है, ये उसका भाग 2 है, पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आपको भाग 1 कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये ऐसे प्रश्न है जो ऑल एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन है, ये ऑल एग्ज़ाम टॉप फेवरेट क्वेश्चन है। ये ज़रूर आपको एग्ज़ाम में कई सारी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सभी परीक्षाओं में आने वाले कॉमन प्रश्न जिनका उत्तर देना नहीं है आसान, ये भूले बिसरे प्रश्न, जैसे भूले बिसरे गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो वैसे ये भूले बिसरे प्रश्नों की सीरीज है जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न आप देखिए कि कैसे प्रश्न है। आइए इन भूले बिसरे प्रश्नों को हम प्रारंभ करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पीएम पोषण कर दिया गया है। दोस्तों, ये मिड डे मील योजना जिसमें जो है हमारे सरकारी और प्राथमिक स्कूलों में जो है, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में ये जो है दोपहर को भोजन की व्यवस्था जो की जाती थी, तो ये सभी बच्चों के लिए थी। और गरीब घर के बच्चे ही ज़्यादा जो है प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए था ये प्रोग्राम। और उसका नाम बदल दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। धारा 370 और 35A के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 11 अगस्त 2019 को इसको जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। दोस्तों, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा जो था वो समाप्त हो गया। ये विशेष दर्जा देने के लिए जो है आप देखें कि किस प्रकार से चुपके से संशोधन कर दिए जाते हैं और कैसे 35A संविधान में पुट कर दिया जाता है जो है पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा। और जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेट और विशेष दर्जा रहता था, जहाँ पे हम लोग ज़मीन नहीं ले सकते थे, वहाँ पे आबाद भ्रमण भी जो है बैन था। एक प्रकार से भारत में रहते हुए भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन वो अभिन्न अंग हम उसका यूज नहीं कर सकते थे। तो ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने। 370 का जो खंड 1 है दोस्तों अभी भी लागू है। गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को जो है राज्यसभा में इसको पेश किया था। और इस समय जो राज्यपाल थे, पूछ लिए जाएंगे आपसे, सत्यपाल मलिक जी थे। और 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख अस्तित्व में आए, जिससे क्रमशः पहले उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और जो लद्दाख के हैं वो पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। जब से केंद्र शासित बने तो ये 31 अक्टूबर 2009 से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। इसको आप देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में जो है 31 अक्टूबर को इसीलिए इसको प्रारंभ किया गया। दोस्तों, प्रश्न आपको कैसा लगा? ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भूले बिसरे प्रश्नों में अब देखते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। ये 2011 की जनगणना है। और ये कोरोना महामारी के कारण दोस्तों ये आपकी जनगणना जो 2021 में होना था वो नहीं हो पाए। पहली बार है कि जो 1881 से लगातार जो जनगणना प्रति 10 वर्षों में होती थी, उसका क्रम 2021 में आकर टूट गया है। और हमारी जो जनसंख्या है 121 करोड़, ये विश्व जनसंख्या का 17.5%, 17.5% रही, जिसमें जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का। हमारे देश की जो साक्षरता दर 2011 में थी वो 73% थी। और निसंदेह जब अगली जनगणना होगी तो हमारे देश की जो साक्षरता प्रतिशत है ये इस डिजिटल इंडिया मिशन और इस डिजिटल शिक्षा के माध्यम से अब वो जरूर बढ़कर 80 से ज़्यादा प्रतिशत अब जब जनगणना होगी तो उसमें ये भविष्यवाणी आप बिल्कुल याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था 2011 की जनगणना में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो था वो अरुणाचल प्रदेश का रहा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का था और न्यूनतम जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का था। ये जनगणना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखें कि लिंगानुपात, तो लिंगानुपात जो था वो दोस्तों सबसे अच्छा जो रहा वो केरल का था। और सबसे कम जो लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पे सबसे कम लड़कियां, सबसे कम महिलाएं जो हरियाणा में पाई गई। और सबसे ज़्यादा 1000 पुरुषों पर लड़कियां वो केरल में, इनका सर्वाधिक लिंगानुपात रहा। शिक्षा के मामले में केरल 94% के साथ में प्रथम स्थान पर रहा। और 61.8% की साक्षरता के साथ बिहार जो है वो अंतिम स्थान पर रहा, ये बिहार।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारे क्लासेस को शेयर करिए। और आपको हमारे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट रखें। ये ऐसे ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन हैं जो ज़रूर परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आपने अगर इन वीडियोज़ को देख लिया है तो आपकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत होने वाली है, ये बिल्कुल श्योर है। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? कि ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत की पहली जो समुद्र के अंदर जो है प्लेन की सेवा है, ये सी प्लेन सेवा जिसमें समुद्र में जो है आपको घुमाया जाएगा, वहाँ से अपनी यात्रा कर सकते हैं, गुजरात में चालू की गई है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सा है? तो ये जोगी घोपा असम में स्थित है दोस्तों। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये स्टार आप इसको लगा लें, ये आपकी बार जरूर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ लगाया जा रहा है? तो कानपुर, क्योंकि चमड़े के कारोबार के लिए कानपुर उत्तर प्रदेश का बहुत ही नामी स्थान रहा है। और सर्वाधिक वन परिक्षेत्र वाले राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए होने वाली है कि ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सर्वाधिक वन वाले राज्य हैं। सबसे ज़्यादा वन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। लेकिन जब इनका वनावरण प्रतिशत देखा जाता है दोस्तों, तो वनावरण प्रतिशत के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो मिजोरम पहले स्थान पे आएगा 85.41% के साथ में। अरुणाचल प्रदेश आएगा 79.63% के साथ में। और मेघालय जो है वो 76.33% के साथ में सर्वाधिक वनावरण के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो आपको इनको याद रखना है। सर्वाधिक वन अगर पूछे जाते हैं तो मध्य प्रदेश में है, और वनावरण प्रतिशत पूछा जाता है तो वो मिजोरम में है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को आपको याद रखना है। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कौन से क्रम में कौन आए हैं। और भारत में सर्वाधिक जो आर्द्र भूमि है वो आर्द्र भूमि कहाँ पे है? गुजरात में है, जो कि गुजरात हमारा तटीय प्रदेश है, और इस तटीय प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि वो भूमि है ये ना तो सूखी है ना तो गीली है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, गीली तो हमेशा आपको मिलेंगी, लेकिन ये सूखी भी नहीं है और यहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता। इसलिए आप देखें कि रामसर साइट्स वगैरह जो है इन्हीं क्षेत्रों में इनकी घोषणा किया जाता है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए भारत का पहला जीआई टैग, आजकल जीआई टैग बार बार आ रहा है, इसको आप स्टार लगा लीजिए कि भारत का पहला जीआई टैग 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और इस जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और अब तो भारत में जीआई टैग एकदम बिल्कुल भरमार हो गई है। प्याज को भी जीआई टैग मिल रहा है, आलू को भी जीआई टैग मिल रहा है। जैसा कि आपने हमारे करंट अफेयर वाली क्लासेस में देखा होगा कि महाराष्ट्र को की सफ़ेद प्याज को भी जीआई टैग मिला है। तो आलू, प्याज, भिंडी, भाटा, मिर्चा, टमाटर सबको जीआई टैग दिया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड होने वाली है। ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस हैं दोस्तों कि चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च किया जाना है, और जिसका उद्देश्य चांद की सतह को छूना है। मतलब हम लोग अभी चांद की सतह को छू नहीं पाए हैं, और चंद्रयान 3 ये जाएगा तो चांद की सतह को छू कर आएगा। इसके लिए हम जो है इतना ज़्यादा पैसा और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं चांद की सतह को छूने के लिए। गगनयान 2 2022 में लॉन्च होना है। इसकी डेट याद रखना है दोस्तों। दिख भले आसान रहे लेकिन है बहुत ही कठिन प्रश्न, परीक्षा में आएंगे तो इसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चंद्रयान 3 को आप याद रखना है। इसका उद्देश्य है चांद की सतह को छूना, जो 2022 में इसी साल लॉन्च होने वाला है। और गगनयान 2022 ये भी 2022 में लॉन्च होगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। और भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन मंगलयान 2 है, जो 2024 में भेजा जाएगा मंगल ग्रह पर। और सूर्य ग्रह का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष मिशन, ये भी साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस साल 2022 में आप देख रहे हैं 3 मिशन लॉन्च हो रहे हैं। इन तीनों को आप स्टार लगा के रखिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। और ये भूले बिसरे प्रश्नों की सीरीज में आप देखें कि राजा चिलैया समिति का संबंध किससे था? तो कर सुधारों से अभी भी बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये हंटर आयोग, जिसके ऊपर हंटर पढ़ना ही चाहिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित था। लेकिन ये हंटर आयोग ने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जिससे क्षुब्ध होकर आप देखें कि 1920-21 के दौरान में सबने अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, आज ये असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। और असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है इन सब सरकार की नीतियों से इतना बड़ा
वाला हत्याकांड होता है और इसमें जनरल डायर को दोषी नहीं माना जाता है, तो ये हंटर आयोग उसी कांड से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां लोग लोहड़ी पर्व मना रहे थे, लोहड़ी पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उस पर्व के दौरान ही जो है जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर ऐसी गोली चलाई कि कितने लोग तो कुएं में कूद कूद के मर गए अपनी जान बचाने के लिए, एक के ऊपर एक कूदते गए और सब उसी में मरते गए दोस्तों। कि इतना नरसंहार था, ये अंग्रेजों के ज़माने का काल है, जिनकी आज हालत ये हो गई है कि कभी पूरे यूरोप में आज देखो अशांति है, किस प्रकार से रसिया साम्यवादी व्यवस्था के विस्तार के लिए और अपने संभावित डर को ख़त्म करने के लिए इन यूरोपीय कंट्रियों की हालत ख़राब करके रखा है। और ये इसी लायक के लोग हैं जो देखें कि आप हमारे चैनल पे यूरोपीय संघ को भी देखें कि यूरोपीय संघ किन कारणों से आया, नाटो किन कारणों से आया। नाटो की बहुत अच्छी क्लासेस, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। आप हमारे चैनल पे विश्व इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत के इतिहास, साथ ही आप हमारे चैनल पे हिंदी नेट जेआरएफ की भी तैयारी करें, आपको बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाया जा रहा है प्रियंका मैम के द्वारा। और आगे देखिए दोस्तों कि हमारे चैनल पे आपको 150 से प्लस वीडियो आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इनको देख लिया तो निसंदेह आपकी परीक्षा के ऊपर पकड़ बहुत ही मजबूत होने वाली है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1945 ईस्वी में की गई थी। मतलब सभी देश इतने डरे हुए थे कि अब कोई एक ऐसा संघ स्थापित किया जाए जो छोटे छोटे झगड़ों से जो इतना बड़ा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, तो ये विश्व युद्ध न प्रारंभ हो पाए। हमारे चैनल पर आपको विश्व युद्ध भी पढ़ाया गया है, आप उसको भी देखें कि किस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार की घटनाएँ शुरू होती हैं, कैसे सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चलता है, जिसके कारण हमें आज़ादी मिल पाती है और जिसके कारण ब्रिटेन का औपनिवेशीकरण पर दबाव जापान, रसिया और अमेरिका द्वारा बनाया जाता है, जिससे हमारे देश को क्या दुनिया के बहुत सारे देश 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे अमेरिका ने स्थापित कराई। वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुतरेस और अभी इसमें 193 सदस्य देश हैं दोस्तों। और सबसे नया सदस्य देश जो दक्षिणी सूडान है, ये 193वां सदस्य, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और एंटोनियो गुतरेस के बारे में भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ये संयुक्त राष्ट्र दिवस भी इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बैंक के बारे में बार बार पूछा जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना 1945 में ही की गई, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर। और ये सब किस लिए की गई कि चूंकि जो गरीब देश हैं, जो नए नए देश बन रहे हैं, उनको ये अमीर देश मिलकर एक फंडिंग की व्यवस्था की है और उस फंडिंग के माध्यम से वो देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सका और आज वो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगातार जो है इस देश और इस महाद्वीप और इस दुनिया में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। जिनका मुख्यालय IMF और ये विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन वही है जॉर्ज वाशिंगटन, जिन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इन अंग्रेजों से अमेरिका को आज़ाद कराया था। और आज अंग्रेज जो है पूरी तरह से ये यूनाइटेड किंगडम ख़त्म होने की कगार पर तो नहीं है, जहाँ के जो है बोरिस जॉनसन को आप बिल्कुल लगातार सुन रहे होंगे। विश्व बैंक में दोस्तों 189 सदस्य हैं। डेविड मालपास इसके महासचिव हैं और इसका 189वां सदस्य है। ये नौरू देश है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब जो है किसी आगामी, चूंकि देखें कि विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो अमेरिका और रसिया दो ही महाशक्तियां बची और दोनों महाशक्तियों के बीच में जो है शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। जो USSR 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन की भी क्लास हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको विस्तृत अध्ययन कराया गया है और किस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के कारण जो है USSR का विघटन हुआ और कैसे बोरिस येल्त्सिन जैसे नेता जो है वो इसका विघटन करते हैं। और उसी विघटन में ही यूक्रेन की समस्या छिपी हुई है, जहां पे रसिया आज फिर से अटैक कर रहा है। हमारी इन क्लासेस को आप जरूर देखें। आपको विश्व इतिहास की समझ के लिए हमारे चैनल पे महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप देखें, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसको बिल्कुल ये ऑल टाइम फेवरेट सदाबहार प्रश्न है दोस्तों, याद रख लेना है, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस
टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए हमारे संविधान में ये भी पूछ लिया जाता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 को संसद में पेश किया गया और ये लोकसभा ने इसको 3 अगस्त 2016 को स्वीकृत किया और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को पास किया और दिनांक 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की इस पे मंजूरी मिली और इस पे मंजूरी मिलने के साथ ही हमारे ऊपर जो है 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार जो है लाद दिए गए, जो और जो उल्टे सीधे कर हुआ करते तो उन सभी करों का समायोजन करके एक कर दिया गया है। ये कर है जो देश के शासकीय कर्मचारी, बड़े बड़े संस्थान, सभी लोगों से ये कर लिए जाते हैं जिनकी आय और हर जगह से कर का, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल सके। और इस जीएसटी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 प्रकार की दरें हैं, 5, 12, 18 और 28। इन दरों को याद रखना है और ये जीएसटी लागू करने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है। मतलब हमारे यहाँ से पहले 160 देश इसको लागू कर चुके थे। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 की गई और जिसके अध्यक्ष होंगे दोस्तों वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ये जीएसटी से आने वाले प्रश्नों का बिल्कुल एक ही स्लाइड में आप इसका स्क्रीनशॉट रखें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जीएसटी से आने वाले सभी प्रश्नों का जवाब आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को सब्सक्राइब करिए और एक ही स्लाइड में इसका जवाब आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मतलब दोस्तों ये इन तीनों को यूजीसी और इन सभी को हटाकर जो है हायर कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा भारत सरकार ने किया है कि अब ये जो तीनों अलग अलग संस्थाएं थी, इनके स्थान पर एक संस्था होगी जिसको आप HECI कह सकते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी के स्थान पर बनने वाला संस्था है। अब ये 4 ग्रैंड स्लैम पूछ लिए जाते हैं कि इनका आपको क्रम पूछ लिया जाता है कब कौन सा होता है। तो इनके क्रम इस प्रकार हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये इसी क्रम में खेले भी जाते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है, ये किस मैदान पर खेले जाते हैं, तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का ओवरव्यू आप देखें कि ये प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच थे जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे, तो नोवाक जोकोविच थे। और इसके जो उप विजेता थे वो हमारे रूस के डेनियल मेदवेदेव जी थे। और महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता था जो जापान की खिलाड़ी हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो उप विजेता रही हैं वो जेनिफर ब्रेंडी रही हैं, ये यूएस की हैं, ये यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका की हैं। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के हैं। और उप विजेता स्टेफनोस सितसिपास ये ग्रीक के जो है रहने वाले हैं। इसने भी आप देखें कि नोवाक जोकोविच ये सभी में आप ये विजेता और बहुत ही जो है आप देखें कि सिकंदर महान टाइप के विजेता ये बनते हुए जा रहे हैं खेलों में। और महिला एकल की विजेता है चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा, वह उप विजेता थी अनास्तासिया पाव्ल्यूचेकोवा रूस की थी। इनको आपको याद रखना है फ्रेंच ओपन के, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रखें। और विंबलडन ओपन आप देखें कि इसके भी विजेता पुरुष एकल के नोवाक जोकोविच थे, सर्बिया के थे। और उप विजेता जो है वो मेटियो बेरेटिनी जो इटली के हैं उप विजेता थे। और महिला पुरुष एकल का खिताब एस्ले बर्टी ने जीता था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और इसकी उप विजेता जो थी वो कैरोलिना प्लिसिकोवा जो चेक गणराज्य की हैं। आप देखें कि इन चारों ओपन में खाली यूएस ओपन में जो है नोवाक जोकोविच हार जाते हैं और बाकी तीनों जो है पुरुष एकल का खिताब वो नोवाक जोकोविच जीतते हैं। अब इसमें देखें कि यूएस ओपन में डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ये जो है इसमें विजेता होते हैं। और जबकि नोवाक जोकोविच इसमें उप विजेता होते हैं, इसी में जो है हार जाते हैं अंतिम में आके। और महिला एकल का खिताब एमा रादुकोन ब्रिटेन ने जीता था महिला एकल यूएस ओपन में। और लेला एनी फर्नांडीज कैनेडियन महिला हैं, ये इसकी विजेता रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे जो है इन क्लासेस को जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं इन चारों प्रतियोगिताओं को क्रम को भी याद रखना है। और आप देखें कि तीनों के विजेता जो है डेनियल मेदवेदेव ना होकर नोवाक जोकोविच इस यूएस
ओपन के जो है आप देखें कि उप विजेता रहे और डेनियल मेदवेदेव इसके विजेता हैं। और जो इसके पहले आपने देखा कि विंबलडन ओपन, विंबलडन के बाद फ्रेंच ओपन और फ्रेंच ओपन के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी के विजेता नोवाक सर्बिया। तो नोवाक को आपको बिल्कुल याद रखना है। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। 12वां वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ था, इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था दोस्तों। ये लॉर्ड्स स्टेडियम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसमें फाइनल मैच का विजेता इंग्लैंड था। पहली बार इंग्लैंड को जो है वर्ल्ड कप में, जो क्रिकेट को शुरू करने वाला देश आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता था, ये भी 2019 में जीत गया। इसके कप्तान थे इयान मॉर्गन जी और न्यूजीलैंड इसका उप विजेता था। साथ ही न्यूजीलैंड टीम के कप्तान थे केन विलियमसन। ये दोनों टीमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा मैच खेली, लेकिन इसमें हमारे भारत के रोहित शर्मा जी को गोल्डन बैट का पुरस्कार मिला था। सबसे ज़्यादा इन्होंने रन बनाया था, जिसमें इन्होंने 5 शतक लगाए थे और 648 रन बनाए 5 शतक लगाकर। और विश्व कप का जो 13वां संस्करण 2023 में अगले साल खेला जाना है, वो हमारे इंडिया में होगा। इसको आपको याद रखना है कि जो 13वां वर्ल्ड कप होगा, वो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो 13वां वर्ल्ड कप होगा वो हमारे भारत में खेला जाएगा, 13वां वर्ल्ड कप 2023 में। आइए अगली स्लाइड देखते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जो दुनिया का वर्तमान में सबसे बड़ा और सबसे अधिक जो है दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम है। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कहाँ होंगे दोस्तों? तो ये पेरिस फ्रांस में होंगे, 2024 में होने वाले हैं। पहला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था साल 2007 में, जिसमें हमारा प्यारा भारत विजेता था और पाकिस्तान उप विजेता था। और इसके कप्तान कौन से थे दोस्तों? तो मिस्टर परफेक्ट धोनी जी थे इसके कप्तान, जो है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी भारत को सौंपा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसको आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है देसी भाषाओं के विकास के लिए 2019 को इन्होंने इसको देसी वर्ष घोषित किया है, देसी भाषाओं का वर्ष। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु एवं नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और कानपुर चकेरी हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये जरूर पूछा जाएगा, आप इस पर स्टार लगा लें। उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा हो जाएगा कानपुर चकेरी हवाई अड्डे का। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप जो है इसके PDF चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारी क्लासेस स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को आप जाके लिखें टेलीग्राम पे, आपको इस नाम से चैनल मिलेगा और उसमें सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत आभार। आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं और चैनल की वीडियोस आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ये सदाबहार प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में तैयारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आपके परीक्षा में आने वाले एग्जाम में एक सीट जो है आपकी आन बान शान को बहुत ही बढ़ाने वाला है। आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखें और तैयारी को कम समय में परफेक्ट एक रूप प्रदान करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।